यस सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड आज एक ऐसी चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो खास तौर पे हमारे जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक अभी तक एक अबूझ पहेली कहीं ना कहीं बना हुआ है। एंड दैट थिंग इज कि सर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान वाला जो पोर्शन है, उसमें एक्यूरेसी कैसे स्थापित करें। जब हम सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो एक्यूरेसी है, उस एक्यूरेसी को हम यहाँ पर सर कैसे लेकर आए, कैसे पढ़ना है, क्या एनसीईआरटीज कहाँ तक पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे फॉलो करना है, आपके जो नोट्स है उन नोट्स को यहाँ पे कैसे फॉलो करना है। तो आ गया हूँ मैं आप सभी लोगों के सामने, आपकी डिमांड के ऊपर आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ, आपका अपना सेशन लेकर, जहाँ पे आज हम बेसिकली बात करेंगे, जानेंगे कि आपको जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का जो पोर्शन है, उसे सर यहाँ पे हमको कंप्लीट कैसे करना है। आ जाइए सर देखते हैं। देखो सर, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सबसे पहले ना आप कुछ चीजों को पढ़ने से पहले उसके रिक्वायरमेंट के बारे में जान लें। तो याद रखो, अगर हम इसके रिक्वायरमेंट के बारे में देखते हैं सर, ठीक है सर, यदि हम आपको इसके रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहां पर है, तो याद रखना इसकी रिक्वायरमेंट आपको पीटी में भी पड़ेगी सर, इसकी रिक्वायरमेंट सर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पड़ती है। अगर हम जनरल सिविल सेवाओं के बारे में ही बात करते हैं तो वहां पे भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रीलिम्स में भी पड़ती है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है आपको वो याद रखना वो आपको मेंस एग्जामिनेशन के भी क्या है, अंदर पड़ती है। और मालूम है खास बात क्या है, सिर्फ पीटी और मेंस में नहीं, अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं और इंडियन पॉलिटी को आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है तो उसका एक जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो आपके लिए सबसे एक भूत पेपर बना हुआ है ना, उसके प्रिंसिपल्स का प्रयोग आप कहीं ना कहीं आप ऐसे वाले पेपर में भी क्या है तो आप कर सकते हैं। जी हाँ सर, चाहे आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस में बीपीएससी यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, दिस इज द वन थिंग जो आप क्या है यहां पर पढ़ सकते हैं। अब मैं यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूं विद द बेसिक्स। अब बात आती है कि क्या हमको अलग अलग करना है। सर पहले पीटी पढ़ेंगे सर, उसके बाद मेंस पढ़ेंगे। याद रखना, आई एम मेकिंग अ क्लियर cut statement here that this is a very wrong strategy and if you are doing this in a segregated manner, इसका मतलब है आप अपने साल या 2 साल जो है वो वेस्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्या है, आप अपने साल 2 साल क्या है यहाँ पे वेस्ट करने जा रहे हैं। आपको जो तैयारी करनी है वो अलग अलग नहीं सर, वो जो तैयारी होगी याद रखना वो तैयारी हमेशा बीच में प्लस आएगा। यानी कि सर ये जो तैयारी है ये तैयारी हमेशा और हमेशा आपको क्या है तो एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में क्या है तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, नहीं आपको इंटीग्रेटेड वे में क्या है तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में यहाँ पर क्या करना है, तैयारी करना है। आपकी जो तैयारी है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। खास तौर पर पॉलिटी में पहले पीटी देखेंगे फिर हम मेंस देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे आ जाओ सर, देखते हैं कि अब इसको जो पढ़ना है कैसे पढ़ना है। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक फाउंडेशन। देखो सर, हम क्या है सर, हम आपको चलते हैं बेसिक फाउंडेशन से कि जैसे बेसिक सर फाउंडेशन है, वो बेसिक फाउंडेशन में हमें चीज़ों को है वो कैसे कैसे देखना है और कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ों को करना है। तो अगर हम बेसिक फाउंडेशन देखते हैं तो बात आती है सबसे पहले सर रिगार्डिंग जो पहला आपको चीज़ है वो हमें देखने को मिलता है सर, पहली चीज़ है सर एनसीईआरटी। क्या है सर, एनसीईआरटी। बात है कि सर जो अब हम एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हाँ जी सर एकदम सही है ना, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है वो इंपॉर्टेंट। हम पूरा का पूरा किताब लेकर आ गए हैं कक्षा 6 से 12वीं तक की और पूरी की पूरी किताब को पढ़ लेंगे, नहीं, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। जी हाँ सर, कक्षा 6 और कक्षा 7 की जो किताब है वो इंडियन पॉलिटी के लिए आपके कोई काम की नहीं है सर, वो आपको कुछ नहीं बताएगा उतना, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। जी हाँ ध्यान से सुनना, आप स्किप भी कर सकते हो। आपको क्या करना है सर, तो याद रखिएगा आपके लिए जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, वो एनसीईआरटी जो क्लास 8 की है सर, वो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है वो क्लास 8 की एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। आपके लिए जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं क्लास 9 की एनसीईआरटी की जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स है सर, चैप्टर नंबर 1 से लेकर क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो चैप्टर नंबर 5 तक का चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के बारे में सर, ठीक है। अगर हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th के बारे में बात करते हैं तो वहां पे चैप्टर नंबर 1 याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 और जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपके एग्जाम के लिए क्रिटिकल है सर।
वहां से क्वेश्चन आते हैं पावर शेयरिंग के मॉडल फेडरेशंस के ऊपर जो प्रश्न है वो हमें देखने को मिलता है। एनसीईआरटी क्लास 11th के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी क्लास 11th को अगर आप देखते हैं तो वहां पे जो एक किताब है उस किताब का नाम हमको देखने को मिलता है। उस किताब का नाम क्या है सर? तो उस किताब का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है सर, उस किताब का नाम हमको देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है ये किताब आपको स्क्रैच टू एंड पढ़नी है। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले कोई किताब उठाना है तो सबसे पहले इस किताब को उठाइए और इसके बाद आप क्लास 10th की जो ये 10वीं की किताब है इसे उठाइए सर। ज्यादा रिलाई यहाँ पर करना है कि नहीं सर? तो यहाँ पर नहीं करना है। आपको बेसिकली अगर मुझसे पूछते हो कि ज्यादा रिलाई आप कहां पे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो याद रखना आपको एनसीईआरटी केवल बेसिक चीजें जो हैं वो बेसिक चीजें एनसीईआरटी यहां पर देता है। उसके बाद आती है कि सर आपको समझना होगा कि आपको कौन कौन सी चीज है, आपको कैसे कैसे पढ़नी है। आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इन टॉपिक्स को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूं, जहां पे सबसे पहला जो मेरा ब्लॉक ए जो बनता है ना सर, वो ब्लॉक ए आपको फाउंडेशन का ब्लॉक बनता है, जहां पे बेसिकली हम देखते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और यहाँ पे क्या है, इन सारी चीजों में आपको एनसीईआरटी क्लास 8 क्लास 9 हेल्प करेगा। सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? हमको देखने को मिलता है कि जो स्टेट है वो स्टेट यानी कि जो हमारा राज्य है सर, राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, संविधानवाद की जो थ्योरी है, ठीक है, जो हमको देखने को मिलता है संविधानवाद, वो संविधानवाद की जो थ्योरी है वो संविधानवाद की थ्योरी हमें क्या है, संविधानवाद की थ्योरी सर हमको यहाँ पर क्या कहती है सर। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं उसको हम देखते हैं। उसके बाद क्या है सर, भारतीय संविधान का भाग 1 देखते हैं सर, जहां पे अनुच्छेद 1 से लेकर 4, और उसके बाद क्या है तो भाग 2 देखते हैं, जहां पे आपको सर नागरिकता पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें देखने को मिलता है कि सर बेसिकली आपको संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, राज्य क्या होते हैं, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है। और जी हाँ सर, जब ये तीनों को हम देखेंगे तो इसके बाद जो एक टॉपिक हम देखते हैं जो आपको प्रस्तावना यानी कि जिसे हम संविधान का दर्शन भी कहते हैं सर, प्रस्तावना कह लो, प्रियम्बल कह लो, या जिसको हम संविधान का दर्शन कहते हैं ना सर, याद रखना उस संविधान के दर्शन को क्या है तो दर्शन को हम देखते हैं। अब बात आती है कि सर इसको पढ़ना कैसे है। तो याद रखिएगा आप जो रिलाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आपका जो फोकस होगा वो फोकस क्या है सर, तो फोकस आपको यहाँ पे क्लास के नोट्स के ऊपर देने हैं। याद रखना आपके खुद के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके खुद के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो हैंड रिटन नोट्स हमेशा और हमेशा किसी किताब, किसी गाइड, किसी टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वही आपकी स्टॉक डिलीवरी है, और उसी का क्या करना है, आपको अधिकतम प्रयोग करना है सर। उसके बाद जो दूसरा आता है सर, दूसरा में हमको देखने को मिलता है राइट्स आते हैं सर। राइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है सर, तो यहाँ पे बेसिकली हमको देखने को मिलता है 3 चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जहाँ पे एफआर को पढ़ते हैं, एफआर के साथ हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं, और डीपीएसपी के साथ सर एक और चीज़ है जो लास्ट में है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम एफडीज कहते हैं। ठीक है, जिसे हम एफडीज कहते हैं, यानी कि सर हम सबसे पहले आपको मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे सर, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले सर हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमको देखने को मिलता है वो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे सर। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हमें देखने को मिलता है मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे। लास्टली क्या है सर, तो लास्टली हमें देखने को मिलता है कि लास्टली हम क्या पढ़ेंगे, तो लास्टली यहाँ पर सर हम आपको मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे। अब बात आती है कि सर क्या ऑर्डर अभी तक सेम होगा, इसको जो है वो आप लास्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका रेलेवेंस उतना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं जितना कि सर आपको पहला और आपको दूसरे के ऊपर क्या है तो हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, डन है, आगे चलो सर और चलते हैं सर। अगला क्या है सर, अब अगला जब यहां तक देख लेंगे तो राज्य के 3 भाग देखने को मिलते हैं, कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, फिर हमको न्यायपालिका देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और भारत के अंदर ड्यूअल पॉलिटी है। ड्यूअल पॉलिटी यानी कि सर क्या है सर, अलग अलग स्तर पे हमने सरकार का गठन किया है। केंद्रीय स्तर पे सरकार का गठन है, प्रांतीय स्तर पे क्या है तो सरकार का गठन हमें क्या है देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम आपको चलेंगे एग्जीक्यूटिव में, और जब एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बात करते हैं तो कार्यपालिका के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये कार्यपालिका क्या है सर, 2 स्तर पर हमें देखने को मिलती है।
कहाँ कहाँ देखने को मिलती है सर? तो हमें संघीय कार्यपालिका देखने को मिलता है सर पहला, और दूसरा क्या है तो हमें राज्य कार्यपालिका देखने को मिलता है। तो पहले हम संघीय कार्यपालिका यानी कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तमाम चीज़ों को देखेंगे, फिर हम गवर्नर को देखेंगे, हम मुख्यमंत्री को देखेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे, यहाँ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन होता है और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव वाले पोर्शंस होते हैं, हम तमाम उनको सारे को क्या करेंगे अच्छे से एनालिटिकली वे में क्या करेंगे हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे सर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सर? अगला हमको क्या आता है? कार्यपालिका के बाद विधायिका आता है सर। अगले ब्लॉक में क्या है तो अगले ब्लॉक में सर हम विधायिका की तरफ चलेंगे। विधायिका का मतलब क्या होता है तो सर याद रखिएगा, अगले ब्लॉक में हमको देखने को मिलता है कि हम किधर चलेंगे सर, तो हम आपको लेजिस्लेचर के ऊपर चलेंगे। क्या है? विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के ऊपर चलेंगे। अब ये भी सर 2 स्तर पे होगी सर। हाँ सर एकदम होगा सर। दैट इज एक हमको क्या है सर, एक हमको संसद देखने को मिलेगा सर, और दूसरा क्या है तो दूसरा हमको देखने को क्या मिलता है सर, तो याद रखिएगा दूसरा हमें विधानमंडल देखने को मिलता है। अब इनके तमाम चीजों के बारे में देखेंगे, इनकी संरचना क्या होती है, लॉ कैसे बनता है, संविधान संशोधन क्या होता है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होते हैं, लॉ बनाने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस हमको क्या देखने को मिलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। दल बदल जो अधिनियम है, जो दल बदल कानून है वो क्या है सर, क्यों लाना पड़ गया, उसकी इफेक्टिवनेस अभी कहाँ तक है और कहाँ पर क्या है वो हमें थोड़ा सा कमतर हमें देखने को मिलता है, कमजोर हो गया। एक एक चीज़ को क्या है हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हमको अगला ब्लॉक देखने को मिलता है जो क्या है सर, न्यायपालिका का होता है सर। अगला ब्लॉक क्या होता है सर, न्यायपालिका का होता है, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। और इस जुडिशरी के अंदर सबसे पहले हमको क्या देखना है सर, तो इस जुडिशरी के अंदर हम सबसे पहले आपको सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे सर। इसके अंदर सबसे पहले हम आपका सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे। उसके बाद सर हम उच्च न्यायालय को देखेंगे सर। ठीक है सर, इसके बाद हम आपको उच्च न्यायालय को देखेंगे, और उसके बाद लास्टली क्या है तो लास्टली हम सर आपको अधीनस्थ न्यायालय को देखेंगे। ठीक है सर, उसके बाद क्या है तो उसके बाद लास्टली हमें देखने को मिलता है कि लास्टली हम यहाँ पर आपको जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, लास्टली हम यहाँ पर आपका अधीनस्थ न्यायालय को देखेंगे। PILs क्या होते हैं, जैसे जन सुनवाई याचिका जो है इसमें सर। ठीक है, जो जन सुनवाई याचिका है, जो जन सुनवाई याचिका है, जो PIL होता है सर, वो PIL हमें क्या देखने को मिलता है, या फिर जो लोक अदालत जो है सर, याद रखना जो हमको सर लोक अदालत देखने को मिलता है, ये लोक अदालत क्या होता है सर, नालसा के तहत जो आता है। इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं सर, हम अपने कंटूर्स बांध रहे हैं कि हमको चलना कैसे कैसे है सर। ठीक है, हमको क्या है सर, हमको यहाँ पर चलना कैसे कैसे है, किस तरीके से जो हमारा अप्रोच है वो अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद हमको संस्थाएं देखने को मिलती हैं। अब एक चीज़ बच गया सर, यहाँ पे क्या है सर, तो अगला है सर आपको बेसिक स्ट्रक्चर। सारा संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो सर एक बेसिक स्ट्रक्चर भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है सर, केंद्र और राज्य के बीच हमने क्या कहा, ये डिविजन है सर। ये क्यों हो रहा है, ये हमको डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं सर। क्या है सर, सेंटर स्टेट हमको देखने को मिलता है सर, फेडरलिज्म है। तो यहाँ पे जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है सर, अगला क्या है तो सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी कि जो केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है सर, केंद्र राज्य संबंध है भारत में कैसा है, नहीं है, इन केंद्र राज्य संबंधों को देखना है। इसी के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, फाइनेंशियल होंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे, तमाम जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, वो हमें देखने को मिलता है, इसी के अंदर आएंगे। अब हमने सर एक तीसरे स्तर पे भी सरकार का निर्माण किया है सर, क्या उसको कहते हैं सर, तो उसको हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। क्या है, अगला जो ब्लॉक आएगा वहां पे हम क्या करेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं सर। अगला आएगा जिसे हम सर आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्जैक्टली जो पंचायत एवं नगर पालिका वाला पोर्शन है सर। याद रखिएगा अगला जो है वो अगला आपको पंचायत और नगर पालिका वाला जो पोर्शन है वो पंचायत और नगर पालिका वाले पोर्शन को क्या करेंगे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फिर आपके बॉडीज बच जाते हैं सर, जैसे आपको बॉडीज बच जाते हैं यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखने को मिलते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है जहाँ पर क्या होते हैं बेसिकली क्या है तो हमें देखने को मिलता है जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, उन ट्रिब्यूनल्स वगैरह तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर क्या है तो उन तमाम चीज़ों को ट्रिब्यूनल्स वगैरह को हम यहाँ पर क्या करेंगे तो आपका सर कवर करेंगे सर।
ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये क्या हुआ, ये हमारे पूरे जो कंटूर्स हैं ना, जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कंटूर यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, तो डिवाइड कर लिया सर। हमको मालूम है कि अब क्या है, आपको अप्रोच कैसे करना है, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक, पहला बेसिक ब्लॉक, दूसरा राइट्स का ब्लॉक, तीसरा कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, फिर फेडरलिज्म, फिर बेसिक स्ट्रक्चर, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसके आगे एक मिसलेनियस जहाँ पे और सारी चीजें जो कंबाइंड होती है। इस तरीके से हमको क्या करना है, कवर करना है। अब बात आती है कि सर बता तो दिया आपने कि कंटूर्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब बात है कि सर आपने कंटूर्स बता दिया, लेकिन कवर कैसे करेंगे सर, हाउ टू कवर, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है सर। इसको जो कवर करना है, इसको हम सर कवर कैसे करेंगे, कैसे। तो याद रखिएगा, अगर हम इसको कवर करने के बारे में बात करते हैं सर, तो याद रखना आपको कैसे कवर करना है। जो पहला सोर्स होगा आपका, जो फर्स्ट सोर्स होगा, वो फर्स्ट सोर्स हमको क्या देखने को मिलता है, वो फर्स्ट सोर्स आपको होगा आपका हैंड रिटन नोट्स। जी हाँ सर, याद रखिएगा सर, डिजिटल युग में आप हैंड रिटन नोट्स बनाने के बोल रहे हो, हमारे सामने कैमरा के सामने खड़े हो और हैंड रिटन नोट्स बनाने को बोल रहे हो। जी हाँ, बचपन में हम लोगों ने 10th कैसे पास किया, 12th कैसे पास किया, अरे छोड़ो, जब नर्सरी एलकेजी यूकेजी की एग्जाम देते थे, जब हमको अ ई भी नहीं आ रहा था एकदम स्टार्टिंग में, तब चीजें हमारे दिमाग में इम्प्लांट कैसे हुई सर, क्योंकि हम लिखते थे। आपको बचपन में अ लिखना सिखाया गया ना, ई ऐसे लिख के दे दिया जाता है, बोला जाता है इसे घसते रहो, ऐसे करते रहो। तो जब आप लिखते हो तो उस चीज का इम्प्लीकेशन आपके यहाँ पे पड़ता है सर, उसकी जो छाया होती है वो ज्यादा लंबे समय तक रहती है। तो लिखने की आदत डालिए, और आपके जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, इसको रिवाइज करने में क्या है, कम टाइम बचता है। अब आप जहां से भी, जैसे मानो आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं जो आपको हैंड रिटन नोट्स लिखवा रहा हूं, जो नोट्स दे रहा हूं, आपको मेन जो सोर्स होगा वो यही नोट्स होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो घर पे, जैसे कि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को आपको मालूम है क्लास 8 और क्लास 9 में हमें देखने को मिलता है। आप जाके क्लास 9 और 8 में इस चैप्टर को खोलेंगे एनसीईआरटी से सर। कहां से खोलेंगे सर, आप यहां पर इसको ओपन करेंगे, कहां से सर, तो आपको ओपन करना है इसे एनसीईआरटी से सर, ठीक है, एनसीईआरटी से। अब आप उसको वहां पे एनसीईआरटी को फ्लिप करना है सर, कि सर एनसीईआरटी में जो बातें कही गई हैं वो सारी की हैं कि नहीं है। और दूसरा क्या है सर, दूसरा आपको देखना है एक रेफरेंस मटेरियल। क्या है, एक आपको रेफरेंस मटेरियल। अब ये कोई भी बुक हो सकता है, इट कुड बी लक्ष्मीकांत, इट कुड बी डीडी बासु, इट कुड बी अदर एनी अदर बुक, जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको पसंद आ रहा है, फॉर दैट मैटर सुभाष कश्यप और एनी अदर बुक मैंने कहा, वो आपके पसंद का होगा। आप बुक को ले रहे हैं और बुक को ना रेफरेंस मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं, स्क्रैच टू एंड नहीं सर। आप उसको फ्लिप करके देख रहे हैं कि जो भी चीजें सर ने पढ़ाई है, जो किताब में आ रही है, वो मेरे यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। सपोज यू फाइंड एनीथिंग डिफरेंट, एक नया चीज कुछ मिला जो कि अचानक से आ गया ना, एक क्लिक मिल गया वहां पे सर, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन दोनों चीजों को आप क्या करेंगे, आप जो नोट्स है ना, वो नोट्स आप बनाएंगे A4 शीट्स में। आपको नोट्स जो बनाने हैं वो A4 शीट्स में बनाने हैं, और यहां पर आप क्या करेंगे, जो भी चीजें आपको एडिशनल मिली है, वो स्टिकी नोट्स कह लो, या कॉर्नर में आप जो स्पेस छोड़ते हैं वहां पर आप ऐड कर देंगे। अब पता है क्या होगा सर, जब आप इस तरह का प्रकार से पूरा का पूरा सारे ब्लॉक्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके हाथ में एक मास्टर कॉपी होगी, जो एनसीईआरटी रेफरेंस प्लस हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, जो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे रहा हूं, उनका तीनों का एक संग्रह होगा। और याद रखिएगा, उससे बड़ा हथियार आपके एग्जामिनेशन में कुछ नहीं होगा, और आपको हैंड रिटन नोट्स ही बस यहाँ पर रिवाइज करने हैं। और याद रखना, अगर आप कोई पीडीएफ रिवाइज करते हो, तो वहां पे अगर आपको 3 घंटे लगते हैं, तो आपको आपके हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करने में केवल और केवल 1 घंटा लगेगा। यानी कि केवल और केवल हमको क्या है सर, 1/3 समय लगेगा। यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन, और जितना नंबर ऑफ रिवीजन बराबर उतनी क्लैरिटी, और जितनी क्लैरिटी बराबर उतना मार्क्स, और जितना मार्क्स बराबर आपका फाइनल चांस यहाँ पे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने का, मेरिट बनने का, और आपके माता पिता का सपना पूरा करने का। तो दिस इज हाउ आपका जो अप्रोच है, वो अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो यही है अप्रोच। इसके अलावा और ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटी के लिए है सर, ऐसा सिलेबस बाइफर्केशन, और इसी प्रकार से आपको तमाम अन्य विषय भी क्या है, तो यहाँ पर कवर करने हैं। अब बात आती है कि सर इन विषयों को कवर करने में सर हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है सर। आप बस यहाँ पर हमारी स्टडी IQ के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपको वहाँ पर जाके बस सर्च करना है स्टडी IQ। जी हाँ सर,
आपको यहाँ पर सर्च करना है स्टडी IQ। जैसे ही आप एंटर करते हैं आप हमारे ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको सर्च क्या करना है सर, तो याद रखिएगा आप यहाँ पे सर्च करेंगे हमारा बिहार SI का निश्चय फाउंडेशन बैच। जी हाँ सर, क्या सर्च करना है आपको, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है निश्चय। जैसे ही आपने NIS लिखा सर, याद रखिएगा आप देख रहे हैं बिहार PSC लाइव फाउंडेशन निश्चय बैच जो है वो आपको क्या है, यहाँ पर आपको लाइव हो चुका है सर। ठीक है, जो निश्चय बैच है वो क्या है सर, वो आपको हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपका सर लाइव हो चुका है। प्राइस आपको क्या है सर, कोर्स के फीचर्स क्या क्या है, तो याद रखना 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लास मिलेगी आपको, डेडिकेटेड बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा जहां से आपका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। आपको एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा, बोर्ड PDFs मिलेंगे, A4 सीट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको अलग से मिलेंगे। खास तौर पे एक डेडिकेटेड मेंटर जो आपको आंसर राइटिंग्स वगैरह एक एक चीज में हेल्प करेगा सर। आपको चेक होंगे और हर दिन डिटेल्ड आपको लिखकर एक एक लाइन को लिखकर क्या है उसके ऊपर रिव्यू मिलेगा। उसके अलावा वो फैकल्टी बेस्ड मेंटरशिप है, वो यहाँ पर क्या है, वो आपको यहाँ पर अलग से क्या है, तो फैकल्टी बेस्ड मेंटरशिप यहाँ पर आपको अलग से प्रदान की जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप बाई नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप बाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं सर, याद रखना आपको यहाँ पर अगर आप मेरे डायरेक्ट पर्सनलाइज गाइडेंस के अंदर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक कोड लगाएंगे, दैट कोड विल बी ऑफ योर AMV लाइव। जैसे ही आप इस AMV लाइव कोड का प्रयोग करते हैं, ये बैच जो है वो तकरीबन आपको 9,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा, 9,999 में मिल जाएगा। और इसी के साथ क्या है सर, 9,999 में कोर्स मिल जाएगा, प्लस अगले 2 साल के लिए मैं क्या हूँ, तो मैं आपको एज ए डेडिकेटेड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के तौर पे आप क्या है तो मेरे से अवेल कर सकते हैं। और सर कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, 1 साल नहीं 2 साल। ये कंप्लीटली आपको एक ऐसा बैच होगा जो हम आपको घर से उठाकर, बिल्कुल आपके डेस्क से उठाकर आपके ऑफिस के मेज तक क्या है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और एक एक दिन हम बढ़ेंगे, आपको आपकी एक्टिविटीज को एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा, ग्राफ किया जाएगा, कहाँ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो बॉटल ने क्या है, वहाँ पे आपके मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे, आपके एजुकेटर्स, मैं आपको हेल्प करूंगा, एंड हम लोग मिलकर इंश्योर करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो। तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं सही एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें BPSC स्टडी IQ की टीम के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।